क्या बड़े भाई, सब ठीक ठाक हैं? अरे हाँ भाई, आओ आओ। सुबह सुबह क्या खबर लाए हो, बताओ। खबर कोई अच्छी नहीं है मेरे भाई। आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, इसीलिए मैंने बोला था कि पढ़ाई में अपना ध्यान ना देकर कुछ अगर काम वाम कर लेते तो ये सब नौबत नहीं आती, और तुम ऐसे बिल्कुल चिंता के साथ नहीं घूमते। नहीं भाई, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मैं अब भी कहता हूँ कि शरीर से ज्यादा बुद्धि काम आती है। बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। एक वक्त आएगा जब आप बुद्धि का खेल देख पाओगे। हाँ ठीक है, ये तो देखा जाएगा। हाँ ठीक है। अब मैं कह रहा था कि अभी तुम मुझे कुछ खाने का सामान दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। हाँ ठीक है, चलो देता हूँ। सुनिए जी, ऐसे करके और कितना दिन चलेगा? और ऐसे भी इस गांव में अब रही क्या गया है? अब मैं क्या करूं भाग्यवान, कहाँ जाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो शहर में जाइए ना। शहर में बहुत लंबा रास्ता है, कैसे जाऊंगा मैं? तो क्या हुआ? सुना है शहर में बहुत सारे बुद्धि से काम होता है। हाँ ठीक कहती हो भाग्यवान। मैं शेर सिंह से एक बार पूछ लेता हूँ, शायद वो भी मेरे साथ आ जाए। अरे रामू भाई, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, दरअसल मैं कल शहर जा रहा हूँ। क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? अरे हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं भी कल शहर ही जा रहा हूँ सुबह सुबह कुछ जरूरी काम के लिए। तो एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं शहर। कितने जोर से भूख लगी है। लगता है अब तक खाना बना नहीं है। सुनती हो? हाँ बोलो। आज खाना वाना बनने वाला है कि नहीं? हाँ बस हो गया, थोड़ा बाकी है। अरे कब से बोले जा रही हो कि अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा। आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। भूख लगती है तो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, है ना? मुझे भी तो थोड़ा समय मिलना चाहिए खाना बनाने के लिए। अरे वाह भाई, अच्छा हुआ मुझे काम मिल गया। आप कोई चिंता नहीं रही है। मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाऊंगा। हाँ, मेरा काम भी हो गया एकदम अच्छे से। हाँ, लेकिन एक चिंता कब से मुझे खाए जा रही है। मेरे होते हुए चिंता कैसी? यहाँ देखो, शाम होने वाली है। अंधेरा होने के बाद हमें रास्ता नहीं दिखेगा। हम घर कैसे जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन बताओ अब आगे क्या करना है? अब मुझे लगता है कि हमें एक रात यहीं पर गुजारनी होगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन खाने पीने का क्या करेंगे? होटल में जो खाना लिया था वो तो वहीं पे खत्म कर दिया हमने। रात कैसे बिताएंगे? हाँ, ये भी एक चिंता का विषय है। चलो आगे जाके देखते हैं कि अगर कुछ खाने को मिल जाए। अरे वो देखो, गांव दिख रहा है। वहां पर जाके खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो चलो जल्दी। भूख लगती है तो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, है ना? मुझे भी तो थोड़ा समय मिलना चाहिए खाना बनाने के लिए। ना बाबा ना, इसके साथ तो मैं गांव में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहाँ पर मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। नहीं शेर सिंह, हम दोनों का एक साथ जाना ठीक नहीं रहेगा। क्यों, डर गया क्या तुम? वहां पिटने के डर से नहीं जा रही हो ना? हाँ, ऐसा ही तुम कुछ कह सकते हो। कितनी बार तो तुम्हें बोला है कि शरीर का इस्तेमाल करो, लेकिन तुम हो कि बुद्धि पे ही अटक जाते हो। लेकिन यहाँ तुम्हारी बुद्धि काम नहीं आएगी। देखो देखो, अब मेरी ताकत कैसे काम आती है। रुको रुको, अभी पता चलेगा कि मेरी बुद्धि में कितना दम है। अरे मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे खाना दो, भूख लगी है। कमाल है ना, जान ना पहचान खाना मांगने आ गया। पागल है क्या तू? मैं पागल दिख रहा हूँ? एक बार मैंने बोला ना कि मुझे जल्दी से खाना दो, नहीं तो इस लाठी से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। समझ गए तुम? अरे बाप रे, मार डाला रे। ये कहाँ से आ गया पागल? कोई मेरी मदद करो। मदद? मेरे होते हुए यहाँ से तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला है। मुझे ना बोलने की सजा पता है ना? मुझे जल्दी से खाना दो। बचाओ बचाओ, कोई है तो बचाओ। तू कौन है? उस पागल का दोस्त है क्या? हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ। दरअसल बात यह है कि हम बहुत दूर से आए हैं, इसलिए हमें बहुत भूख लगी थी। लेकिन हम यहाँ खाना मांगने नहीं आए थे। मैं कंकर पत्थर से अपना खाना बना लूंगा। अगर आप थोड़ी सी लकड़ियाँ और हांडी का बंदोबस्त कर दें तो अच्छी बात होगी। कंकड़ पत्थर से खाना? ऐसा तो कभी देखा नहीं हमने।
वही तो, आज आप देख लेंगे। कृपया करके हांडी और लकड़ियों की व्यवस्था कर दीजिए और साथ में थोड़ा सा पानी भी। वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा आलू मिल जाता ना तो और मज़ा आ जाता। वो क्या है ना, आलू और पत्थर का जो मेल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। मिलेगा क्या आलू? आलू? हाँ है ना, आलू लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। वाह वाह, खुशबू अच्छी आ रही है, लेकिन अगर इसके साथ थोड़ा सा चावल मिल जाता तो और भी मज़ा आ जाता। लेके आओ ना। ये लीजिए, पत्थर का खाना बन गया है। आह, क्या स्वादिष्ट खाना बना है। मैं हम दोनों के लिए खाना लेके जा रहा हूँ। देखा शेर सिंह, बुद्धि के बल से सबको बेवकूफ़ बनाकर हम दोनों के लिए खाना लेके आया। इतने दिनों से मेरी बुद्धि का बहुत मजाक उड़ाते थे, अब भूलो। सच है भाई, मेरे से गलती हो गई। मैं स्वीकार करता हूँ कि शरीर से ज्यादा बल बुद्धि में होता है। मैं स्वीकार करता हूँ। आखिरकार तुमने ये बात स्वीकार कर ली है। खा लो, अब खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। चलो आ जाओ। रघु अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम कर रहा था। तभी सुंदरपुर गांव की रज्जो काकी, जो सभी की सुख दुख की साथी थी, दौड़ते हुए उसके पास आती हैं। रघु, बधाई हो, तुम्हारी लक्ष्मी ने 2 सुंदर बेटियों को जन्म दिया है। घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन रज्जो काकी की खुशी रघु के कानों में आग की तरह जल उठी। फिर से बेटियां? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा। रघु, संतान तो ईश्वर की देन होती है और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। बस मुझे उपदेश मत दो, अब मैं खुद देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। रघु ने रज्जो काकी की बात सुने बिना गुस्से में घर की ओर दौड़ लगा दी। घर में लक्ष्मी अपने दोनों नन्ही बेटियों को ममता भरी नजरों से देख रही थी। तुम दोनों मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। लेकिन तभी रघु तूफान की तरह घर में दाखिल हुआ। लक्ष्मी, मैंने कहा था ना, मुझे केवल बेटा चाहिए, बेटा। ये बेटियां मुझे नहीं चाहिए। रघु, ये तो भगवान की इच्छा है, बेटा हो या बेटी। भगवान की इच्छा? मेरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? रघु की बातों ने लक्ष्मी का दिल चीर दिया, लेकिन रघु अपने क्रोध के आगे अंधा हो चुका था। इनका स्थान इस घर में नहीं है, मैं इन्हें कूड़े में फेंक दूंगा। नहीं, ये मेरी बच्चियां हैं, इन्हें मुझसे मत छीनो। गांव से दूर एक सुनसान स्थान पर रघु अपनी मासूम बेटियों को लेकर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में कठोरता थी। मुझे बेटा चाहिए था, इनका मेरे घर में कोई स्थान रघु ने नहीं। अपनी दोनों नवजात बेटियों को कूड़े के ढेर पर रख दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से सुंदरपुर के निवासी गोकुल और उनकी पत्नी सरस्वती लकड़ियां बीनते हुए निकले। सरस्वती, ये क्या? देखो यहाँ, ये तो नन्ही बच्चियाँ। हे भगवान, कैसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को कूड़े में छोड़ जाते हैं। हम गरीब हैं भाग्यवान, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती है। इन दोनों की परवरिश कैसे करेंगे? गरीब है तो क्या, इंसानियत भी कोई चीज होती है। चलो, एक बच्ची को हम अपना लेते हैं। लेकिन एक को ही पाल सकते हैं, दूसरी को कोई और अपना लेगा। भगवान की मर्जी। सरस्वती ने एक बच्ची को गोद में उठा लिया। इसका नाम संजना रखूंगी, ये अब मेरी बेटी है। कुछ देर बाद वहीं से चंद्रगढ़ राज्य के ठाकुर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी कौशल्या देवी गुजरे। भव्य वस्त्र और सवारी से उनकी प्रतिष्ठा साफ झलक रही थी। प्रताप जी, देखिए, ये नवजात बच्ची कूड़े में कितनी सुंदर है। कैसी निर्दयता है। कौन ऐसा कायर होगा जिसने इसे यहाँ छोड़ा? हमारी तो कोई संतान नहीं, क्यों ना इसे हम अपनी बेटी बना लें। तुम सही कहती हो कौशल्या, आज से ये हमारी बेटी है। इसका नाम चांदनी होगा। समय बीत गया। संजना ने अपना जीवन गोकुल और सरस्वती जैसी गरीब लेकिन ममतामयी माता पिता के साथ बिताया। संघर्ष में पली, लेकिन संस्कारों से भरपूर बनी। दूसरी ओर चांदनी का पालन पोषण राजसी माहौल में हुआ। ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण, लेकिन सादगी और आत्मीयता से भरा। माता पिता, मैं अभी जंगल से आई हूँ। वहाँ की हरियाली मुझे बहुत भाती है। ठाकुर साहब, प्रणाम।
मैं चंद्रगढ़ राज्य के राजा विक्रम का पुत्र युवराज अर्जुन हूँ। प्रणाम राजकुमार, क्या सौभाग्य है हमारा। मैं आपकी पुत्री चांदनी को कुछ समय से देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बने। हम सहर्ष इस विवाह को स्वीकार करते हैं। राजकुमार अर्जुन और चांदनी का विवाह तो धूमधाम से हो गया, लेकिन समय बीतते ही चांदनी का स्वभाव बदलने लगा। वह अब खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगी थी। महल में उसका हर आदेश कानून बन चुका था। अर्जुन, मुझे एक दासी चाहिए, कोई साधारण नहीं, सुंदर और मेरी उम्र की। अर्जुन चुप हो गया। अगले दिन वह मंत्री से मिलने गया। मंत्री जी, रानी चांदनी को एक खास दासी की आवश्यकता है। महाराज, सुंदरपुर गांव का गोकुल नाम का लकड़हारा बहुत ईमानदार है। उसकी एक बेटी संजना है, सुंदर, सादगीपूर्ण और संस्कारी। वह इस कार्य के लिए उपयुक्त रहेगी। राजकुमार अर्जुन और मंत्री तुरंत सुंदरपुर गांव पहुंचे। गोकुल की झोपड़ी के सामने एक सुंदर युवती बकरी का दूध निकाल रही थी। वह थी संजना। क्या आप अपनी बेटी को राजमहल में रानी चांदनी की सेवा के लिए भेज सकते हैं? महाराज, हम बहुत गरीब हैं। अगर मेरी बेटी का भाग्य यही है तो हम स्वीकार करते हैं। पिताजी, अगर मेरे जाने से हमारे हालात बेहतर होंगे तो मैं तैयार हूँ। अर्जुन संजना को महल ले गया। अब संजना रानी चांदनी की सेविका बन चुकी थी। एक दिन संजना बगीचे में फूलों की देखभाल कर रही थी। संजना, तुम कितनी सरल और सजीव हो। रानी को तुमसे कुछ सीखना चाहिए। चांदनी दूर से यह सब देख रही थी। उसका मन जलन और शक से भर गया। क्या अर्जुन मेरी दासी की तारीफ कर रहा है? कहीं उसे उससे लगाव तो नहीं? अब चांदनी का हर भाव संजना के प्रति कटु होने लगा। एक दिन वह अपने कक्ष में बैठी थी, तभी संजना पानी का जग लेकर आई। रानी जी, लीजिए पानी। तुम्हें काम के अलावा कुछ और नहीं सूझता क्या? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। माफ कीजिए रानी जी, मैंने सोचा कि। चुप रहो। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में अशांति बढ़ी है। अब से तुम सिर्फ मेरे आदेशों पर चलोगी, वरना सजा के लिए तैयार रहो। मैं माफी चाहती हूँ रानी जी, लेकिन मैं हमेशा आपकी सेवा ईमानदारी से करती रहूंगी। संजना अपमान से दुखी थी। संजना अब चंद्रगढ़ के महल में सेवा कर रही थी। वहीं चांदनी के मन में जलन, ईर्ष्या और शक इतना भर गया था कि उसने अब संजना को रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। संजना महल की ऊपरी मंजिल की सफाई कर रही थी। चांदनी धीरे धीरे उसके पीछे आई। अब बहुत हो गया। अर्जुन की नजरों में संजना बस गई है। अब इसे यहीं खत्म करना होगा। गुस्से और पागलपन में डूबी चांदनी ने संजना को जोर से धक्का दे दिया। संजना ऊंचाई से गिरकर वहीं दम तोड़ देती है। उसी समय गोकुल और सरस्वती महल आए थे। अपनी बेटी की मृत देह देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, मेरी बेटी, ये किसने किया? संजना, उठो बेटी, हमें छोड़कर मत जाओ। तभी लक्ष्मी अपने बीमार पति रघु को लेकर वहां पहुंची। बेटी, न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरी खोई हुई बेटी की याद आती है। उसी वक्त ठाकुर प्रताप सिंह और कौशल्या देवी वहां आ जाती। सबका चेहरा सन्न रह गया। चांदनी यह सब छत पर खड़ी सुन रही थी। उसके कदम डगमगाने लगे, आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। हे भगवान, मैंने अपनी सगी बहन को मार डाला। मैं क्या बन गई थी? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब सबके सामने सच्चाई थी। संजना और चांदनी जुड़वा बहनें थीं, जिन्हें रघु ने कभी क्रोधवश थोड़े में खींच लिया था। हे ईश्वर, ये क्या कर दिया मैंने? तभी युवराज अर्जुन वहां आता है। सारा दृश्य देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। हे रघु, तुमने भगवान की देन को ठुकरा दिया। और चांदनी, तुम्हें जब पता चला कि संजना तुम्हारी बहन थी, तब तुम्हारे आंसू निकले। लेकिन अगर वह तुम्हारी बहन ना होती तो क्या उसकी मौत का कोई मोल नहीं था?
राजकुमार, मैं पश्चाताप में डूबी हूँ, मुझे सजा दो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि तुम अपने जीवन भर अपने अपराध की आग में जलती रहो। मैं तुम्हें कारागार में नहीं डालूंगा। तुम्हारे लिए समाज से तिरस्कार ही सबसे बड़ा दंड है। राजकुमार अर्जुन महल के भीतर चला गया। गोकुल, सरस्वती, लक्ष्मी और रघु ने मिलकर संजना का अंतिम संस्कार किया। ठाकुर प्रताप सिंह और कौशल्या ने चांदनी को अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया। चांदनी रोती बिलखती जंगल की ओर चली गई। वह जीवन भर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर पश्चाताप करती रही। रघु और लक्ष्मी जीवन भर यही सोचते रहे कि अगर उन्होंने अपनी बेटियों को कोड़े में ना फेंका होता तो ये दिन ना आता। गोकुल और सरस्वती भी जीवन भर यही सोचते रहे कि काश वो अपनी बेटी को किसी के अधीन ना भेज दे।